चलिए बच्चों, आज का हम दूसरा क्लास शुरू करते हैं। तो कल है ना अध्याय 12 हम पढ़ रहे थे। तो अध्याय 12 का यह तीसरा क्लास है ऑनलाइन का। तो हम कल कहाँ तक पढ़े थे? तो हम कल पढ़े थे गोबर, जो गोबर गैस होता है यानी कि बायोगैस संयंत्र के बारे में हमने पढ़ा था। बायोगैस संयंत्र से क्या क्या कर सकते हैं? खाना बना सकते हैं। उसका बचा हुआ पदार्थ को हम खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और इससे फ़ायदा ये होता है कि इससे प्रदूषण नहीं होता और इसमें कोई खर्च भी ज़्यादा नहीं होता है ना। तो ये फ़ायदे हैं बायोगैस जो गोबर से बनता है, गोबर गैस है ना। तो ये खाना बनाने का आपका काम आता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, कोयले के भंडार क्या हमेशा बने रहेंगे? है ना, कोयला का भंडार जो है, जहाँ से कोयला खदान है वहाँ से मतलब जिस जगह से कोयला निकलता है, क्या वहाँ पे भंडार हमेशा बना रहेगा? क्या उस भंडार से हमेशा मतलब जो खदान है उस खदान से कोयला हमेशा निकलता रहेगा? क्या नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक न एक दिन क्या हो जाएगा, कोयला आपका ख़त्म हो जाएगा। क्या पवन ऊर्जा का स्रोत समाप्त हो जाएगा? तो देखिए, पवन ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा का स्रोत समाप्त हो जाएगा क्या? नहीं। जो पवन ऊर्जा है यानी कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा हवा है, हवा जो कभी समाप्त होगी नहीं होगी, है ना। ऊर्जा के कुछ स्रोतों से लगातार ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है ना। कुछ ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जिनसे कि हम लगातार क्या प्राप्त कर सकते हैं? ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कौन सा स्रोत हो गया? पवन ऊर्जा यानी कि हवा, हवा से हम लगातार ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं हमेशा भविष्य तक, है ना। उसी तरह से आपका जल है, जल भी कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना। तो जल कभी क्या होता है? ख़त्म नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना, जल बचाओ। तो क्यों? क्योंकि जल का उपयोग कम करो, क्योंकि जल क्या हो जाता है, ज़्यादा उपयोग करने से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन जल नष्ट नहीं होता है। ठीक है, जल ज़्यादा बर्फ बन जाएगा तो जल बनने में, उसको पिघलने में बहुत समय लगेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, जल को कम उपयोग करो और जल को बचाओ। तो जल से भी हम भविष्य तक आने वाले दिनों में भी हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ये कभी समाप्त नहीं होगी। उसी तरीके से क्या दिया है, ऊर्जा के कुछ स्रोतों से लगातार ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, वे कभी समाप्त नहीं होंगे। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जा रही है तथा वे तेजी से समाप्त हो रहे हैं। और कुछ स्रोत ऐसे हैं जो भविष्य में ऊर्जा हमको नहीं दिला सकते। जैसे कि कौन सा हो गया आपका? तो आपका हो गया मान के चलो बिजली, हाँ नहीं नहीं बिजली नहीं, पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम हमेशा जीवन भर तक आपके मतलब बहुत हज़ारों सालों तक क्या होगा, जो कुआं है वहाँ से हम पेट्रोलियम को पाइप के माध्यम से खींच सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक न एक दिन वहाँ क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वह क्या हो जाएगा, एक दिन ख़त्म हो जाएगा, हमेशा नहीं रहेगा। तो ये ऐसे ऊर्जा स्रोत है जो हमेशा नहीं रहेगा। और क्या हो गया आपका, मान के चलो जो रसोई गैस है, खाना बनाने वाला गैस, तो वह भी खदान से निकलता है, पेट्रोलियम से बनता है। तो वो भी एक दिन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो नष्ट हो जाएगा। तो कुछ कुछ ऐसे स्रोत हैं जो जीवन भर साथ नहीं देंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जो हमको जीवन भर साथ देंगे ऊर्जा के लिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। हाँ, ऊर्जा स्रोत जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम को अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है तथा ऊर्जा स्रोत जैसे पवन, जल को नवीकरणीय स्रोत कहते हैं, है ना। जो आपका लकड़ी है, कोयला है और पेट्रोलियम, इसको अनवीकरणीय मतलब हम इसको फिर से नहीं बना सकते। जैसे कि लकड़ी हो गया, लकड़ी एक बार जल गया तो फिर से लकड़ी बनेगा नहीं। और कोयला हो गया तो कोयला एक बार जल जाएगा, अपने खदान से समाप्त हो जाएगा, तो फिर से कोयला बनेगा क्या? नहीं बनेगा। पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, तो पेट्रोलियम भी हमेशा खदान से निकलता रहेगा, नहीं निकलेगा। वह कुआं, पेट्रोलियम का कुआं भी एक दिन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसको अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। तथा ऊर्जा के और स्रोत जैसे कि पवन यानी कि आपका हवा वाला हो गया। ठीक है, तो हवा हमेशा क्या होगा, हमारे आसपास बने रहता है, कभी हवा समाप्त नहीं होगा, है ना। और उसी तरह से क्या दिया है आपका, जल। तो जल भी कभी समाप्त नहीं होगा, है ना। जल अभी बर्फ़ बन जाएगा, तो बर्फ़ के बाद क्या हो जाएगा, फिर से पिघलेगा, फिर से जल बन जाएगा। तो इस तरह से जल भी कभी समाप्त नहीं होगा। इससे भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। मतलब इसको फिर से बना सकते हैं। अब जल को उपयोग किए, है ना, तो जल बर्फ़ बन गया, वाष्प बन गया, तो फिर से बारिश होगी तो फिर से जल हो जाएगा, फिर से जल से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इसको हम उपयोग कर करके फिर से और बना सकते हैं। तो ये होता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, नवीकरणीय स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और नवीकरणीय स्रोत प्रचुर मतलब बहुत मात्रा में उपलब्ध है तथा इनके उपयोग से पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचती। और हम हवा का ऊर्जा उपयोग करेंगे, हवा से मतलब पवन ऊर्जा का उपयोग करेंगे, है ना। उसी तरीके से जल ऊर्जा का उपयोग करेंगे, तो इससे कोई हानि होगी क्या? कोई भी हानि नहीं होगी पृथ्वी को या हमारे वातावरण को।
लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सब के जलने से क्या होता है जी, ये ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जिनको उपयोग करने से क्या होता है, जहरीली धुएँ निकलती है। ठीक है, लकड़ी हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या होता है, जलता है तो बहुत सारे जहरीले गैस छोड़ता है जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है। लेकिन पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, ये सब पर्यावरण को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाती है। किंतु अनवीकरणीय स्रोतों पर भविष्य में भी ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए निर्भर नहीं रहा जा सकता। और जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, इससे हम भविष्य में ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हम, इसलिए इस पर निर्भर नहीं रह सकते, है ना, नहीं रह सकते। इनके उपयोग से पर्यावरण को हानि भी पहुंचती है और इनके उपयोग से क्या होता है, और इनके उपयोग से क्या होता है, पर्यावरण को हानि भी पहुंचता है। अतः इनके समाप्त होने के पहले ही हमें अन्य ऊर्जा स्रोतों को खोजना होगा। और पेट्रोल हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, इनके समाप्त होने से पहले हमको क्या करना होगा, कोई अन्य ऊर्जा के स्रोत को खोजना होगा ताकि भविष्य में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोई परेशानी न उठाना पड़े। ठीक है, और किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले से ही ऊर्जा के स्रोत को और खोजना होगा कि हम किस किस चीज़ से क्या प्राप्त कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आगे दिया है सौर ऊर्जा। अब देखिए, सौर ऊर्जा ऐसा ऊर्जा है जो कभी समाप्त नहीं होगा, है ना, क्योंकि सूर्य से हमेशा प्रकाश आते रहता है, ये कभी समाप्त नहीं होता। तो ये होता है आपका सौर ऊर्जा, सूर्य से बनने वाला ऊर्जा। ठीक है, क्या सूर्य की ऊर्जा प्राकृतिक स्रोत हो सकती है, बिल्कुल, है ना। क्या सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग भोजन पकाने में किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, सूर्य से भोजन पकाने के लिए, है ना। सूर्य का जो प्रकाश होता है उससे क्या बनता है जी, आपका भोजन पक जाता है। इसको हम कैसे समझेंगे, तो इसके लिए हम करते हैं क्रियाकलाप। ठीक है, चलिए देखते हैं आवश्यक सामग्री में क्या क्या दिया है। एक उत्तल लेंस लेना है, कुछ सूखे पत्ते लेना है और कागज़ लेना है। अब क्या करना है, लेंस द्वारा सूर्य के प्रकाश सूखे पत्तों पर केंद्रित कीजिए। मतलब क्या करना है, पत्ता आपका नीचे में रहेगा और लेंस पत्ता के ऊपर रहेगा और सूर्य के प्रकाश को उस लेंस में से होकर उस पत्ते में जाने देना है। ठीक है, कुछ देर तक उसको वैसे ही रखे रहने देना है ना। अब ऐसे ही कागज़ पर भी करें। आपने देखा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा में किसी वस्तु को ऊष्मा प्रदान करने की क्षमता होती है और क्या हो जाएगा, जैसे ही बहुत देर तक उस लेंस से होकर सूर्य का प्रकाश लेंस से होकर किस में जाएगा, कागज़ में जाएगा या पत्ते में जाएगा, तो उसको ऊष्मा मिलेगा। और जैसे जैसे वह बहुत देर तक रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वह पत्ता या कागज़ क्या हो जाएगा, जल उठेगा। सूर्य की यह ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है और इसे ही हम क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। या मतलब यही हमारे क्या कहलाती है, सौर ऊर्जा कहलाती है, क्योंकि वहाँ पे ऊर्जा का उपयोग हुआ, यानी कि बल लगा, है ना। सूर्य का प्रकाश ने वहाँ पे बल लगाया, ऊर्जा दिया, और उसी ऊर्जा के कारण क्या हुआ, आपका पत्ता या कागज़ जलकर उठने लगा। ठीक है। अब एक और क्रियाकलाप करते हैं। अब देखिए वहाँ पे कि आग जल गया, मतलब क्या हो सकता है, बिल्कुल उस आग में खाना बन सकता है ना। इसको हम एक क्रियाकलाप के द्वारा और समझते हैं। क्या लेना है आपको, 2 परखनलियाँ काला खुरदुरा कागज़। ठीक है, एक परखनली की बाहरी सतह पर काला कागज़ लपेटकर उसे गोंद से चिपका दीजिए। अब एक परखनली को क्या करना है, आपको काला कागज़ उस पर काले रंग का कागज़ लपेटना है और उसको गोंद से चिपका देना है ताकि कागज़ पूरी तरीके से परखनली को स्पर्श करे और खिसके नहीं। अब गोंद से क्यों चिपकाएंगे, ताकि, है ना, क्यों चिपकाएंगे, ताकि जो कागज़ है वह परखनली से ना छूट सके। दूसरी परखनली को ऐसे ही रहने दें और दूसरी परखनली में क्या करना है, आपको कुछ भी कागज़ वगैरह नहीं चिपकाना है। ठीक है। अब दोनों परखनलियों में पानी भरकर उन्हें धूप में इस तरह रखिए कि सूर्य की किरणें पानी पर ना पड़े। ठीक है। अब मतलब जो परखनली को ऐसा रखना है कि जो सूर्य का प्रकाश है वह उस परखनली में भरे पानी में ना पड़े। ठीक है, और आपको उसको धूप में रख देना है। तो अब देखो 2 परखनली ले लिए, है ना, ये आपका परखनली है ना। अब इसमें क्या है आपका, ये आपका क्या है, पानी भरा है। ठीक है, अब इसमें एक कागज़ लपटा हुआ है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे पूरा कागज़ से ढका हुआ है, काले कागज़ से। और ये दूसरा परखनली है जिसमें क्या है, सिर्फ पानी भरा है और कोई भी कागज़ वगैरह नहीं है। ठीक है, इसमें पानी भरा है। अब देखते हैं, अब दोनों परखनलियों को पानी भरकर उन्हें धूप में इस तरह रखिए कि सूर्य की किरणें उनके पानी पर ना पड़े। 30 मिनट बाद एक एक करके दोनों परखनलियों का पानी अपने हाथ पर डालिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों, इसका भी पानी अपने हाथ में डालना है और इसका भी पानी हमको हाथ में डालना है। आपने दोनों परखनलियों के पानी के तापक्रम में क्या अंतर पाया, इसका क्या कारण है, देखिए।
जिसमें काला रंग लगा रहेगा उसका पानी क्या हो जाएगा, हमको गर्म लगेगा। ठीक है, जिसमें काला कागज़ लगा था, जैसे कि ये प्रश्नावली इसमें क्या लगा था, आपका काला कागज़ लगा था, तो इसका पानी हमको क्या लगेगा, है ना, इस प्रश्नावली का पानी हमको गर्म लगेगा और इस प्रश्नावली का पानी हमको ठंडा लगेगा, थोड़ा सा कम गर्म लगेगा, दोनों गर्म हो जा रहेगा। लेकिन जिसमें काला कागज़ लगा है वह ज़्यादा गर्म और जिसमें काला कागज़ नहीं लगा है वह कम गर्म होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो काला रंग है वह क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अपनी तरफ खींचता है, अवशोषित करता है। ठीक है, गर्मी को क्या करता है, अवशोषित करता है। इसलिए जिसमें काला रंग लगा था, काला रंग का कागज, उस प्रश्नावली का पानी ज़्यादा गर्म हो गया और जिसमें काले रंग नहीं लगा था तो उसमें क्या हो गया, पानी थोड़ा सा गर्म हुआ लेकिन उससे थोड़ा कम गर्म हुआ। ठीक है, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है और जो काली सतह हो गया, काला रंग का कोई भी चीज़ हो जाए, है ना, वो क्या करता है, ऊष्मा यानी कि सूर्य के प्रकाश को अपनी तरफ ज़्यादा खींचती है, अवशोषित करती है। इसलिए जिस प्रश्नावली में काले रंग का कागज लगा था उस प्रश्नावली का पानी आपके लिए ज़्यादा गर्म हो गया। ठीक है, इस तथ्य का उपयोग हम कर, है ना, इस तथ्य का उपयोग कर हम सौर ऊर्जा का निम्न उपकरणों में उपयोग कर सकते हैं। और इसके लिए क्या दिया है आपके पास, सोलर कुकर, यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका सोलर कुकर है ना। तो इस सोलर कुकर में आपको करना क्या है, तो हम देखते हैं इस सोलर कुकर का उपयोग क्या होता है। ठीक है, यह धातु का एक बड़ा सा डिब्बा होता है, धातु का यानी कि धातु जानते हो ना आप, जो चमकदार होता है ना, ये सब धातु है। तो धातु का यह एक बड़ा सा डिब्बा होता है जिसकी भीतरी दीवारें काले रंग की होती है। और ये जो आपका भीतरी दीवार दिख रहा है ना, ये कैसा होता है, ये पूरा दीवार आपका काले रंग का होता है। ठीक है, ऊपरी ढक्कन पर दर्पण लगा होता है और यहाँ पे क्या लगा है, ये आपका क्या लगा है, ये तो ये आपका दर्पण है। ठीक है, यहाँ पे नाम भी लिखा है, दर्पण कहाँ पे लगा है, जिसे व्यवस्थित कर सूर्य के प्रकाश को डिब्बे के भीतरी हिस्से में केंद्रित किया जाता है। मतलब जैसे यहाँ पे क्या पड़ता है ना, इस दर्पण में सूर्य का प्रकाश पड़ता होती है, सूर्य प्रकाश, दर्पण क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को इस डब्बे में भेजता है। ठीक है, तो जैसे ही दर्पण में ये प्रकाश पड़ता है और सूर्य में जाता है, सूर्य से आकर जो प्रकाश दर्पण में से होकर, है ना, इस दर्पण में से होकर इस नीचे की तरफ आता है ना, तो क्या होता है, ये सभी चीज़ें गर्म होती है ना। ये सभी चीज़ें जहाँ पे ये 4 डिब्बी रखी हुई दिख रही है आपको नीचे में है, तो ये चारों डिब्बी क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, है ना। तो देखते हैं आगे क्या होगा फिर, डिब्बे की भीतरी दीवारें ऊष्मा अवशोषित कर गर्म हो जाती है। और क्या होता है, डिब्बे के अंदर में मतलब नीचे में जो दीवार है, जैसे ही उस पर क्या पड़ता है, सूर्य का प्रकाश, है ना, तो क्या हो जाती है, वह जल्दी गर्म हो जाती है तथा इस ऊष्मा को विकिरित होकर डिब्बे से बाहर जाने से रोकने के लिए निचले डिब्बे के ऊपर एक और कांच का ढक्कन लगा होता है। डिब्बों के अंदर धातु के बर्तन रखे होते हैं जिनके बाहरी सतह भी काले रंग की होती है। और जो नीचे में आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये 4 डिब्बे, ये भी किस रंग के हैं, काले रंग के होते हैं, क्योंकि काला रंग क्या करता है, गर्मी को अपनी तरफ अवशोषित करता है, इसलिए इसको भी काले रंग से रंग दिया जाता है ना। जिनकी बाहरी सतह काले रंग की होती है, इन डिब्बों में खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं। और इन डिब्बों में, इन चारों डिब्बों में क्या रखे जाते हैं, भोजन को रखते हैं, भोजन बनाने की चीज़ों को, जिससे क्या होता है, जैसे जैसे गर्म होते जाता है तो वह पूरी तरीके से गर्म होता है और भोजन क्या होता है, आपका पक जाता है। तो इस तरह से हम सोलर कुकर से भी क्या बना सकते हैं, भोजन बना सकते हैं, भोजन पका सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सौर जल ऊष्मक। ये आपका क्या है, पानी गर्म करने का साधन है। ठीक है, ये आपका क्या है, पानी गर्म करने का साधन। और ये किससे चलता है, तो सूर्य के प्रकाश में चलता है। सूर्य के प्रकाश में आपके पानी को गर्म करके देता है। ये आपको चित्र में दिख रहा है ना, ये चित्र क्या है, ये ऐसा मशीन है जो पानी गर्म करता है। ठीक है, इस उपकरण द्वारा पानी गर्म किया जाता है, इसे सौर जल ऊष्मक कहते हैं। इसमें ऊष्मारोधी पदार्थ के बॉक्स में तांबे की लंबी नालियाँ लगी होती है ना। और ये जो आपको नाली दिख रही है ना, ये किसकी है, तांबे की नालियाँ हैं। ठीक है, नली से गुजरता हुआ जल ऊष्मा प्राप्त कर गर्म हो जाता है। और क्या होता है, जैसे इस नली में क्या होता है, यहाँ से पानी आगे पीछे गुजरता है नीचे की ओर, तो ये पानी क्या हो जाता है, ऊष्मा प्राप्त कर, यानी कि सूर्य के प्रकाश को प्राप्त कर गर्म हो जाता है, जिसे दूसरे सिरे से निकाल कर टंकी में एकत्र कर लिया जाता है। और क्या होता है, ये नाली है ना, ये नली है, तो नली के ऊपरी सिरे से पानी नीचे तरफ जाता है और ये नीचे तरफ जाते जाते क्या हो जाता है, पूरी तरीके से गर्म हो जाता है। और इस गर्म पानी को दूसरी दरवाजे से क्या कर लेते हैं, टंकी में इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरह से हमको गर्म पानी प्राप्त हो जाता है।
जिन स्थानों पर ये उपकरण उपयोग किए जा रहे हैं वहाँ जाकर इनको देखिए। वर्तमान में सौर ऊर्जा का उपयोग सौर सेल में किया जा रहा है। जो आपका सौर सेल है उसमें किसका उपयोग करते हैं? सौर ऊर्जा का ही उपयोग करते हैं। इसके द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। सौर सेल किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। सौर बैटरी भी सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित करती है। और जो आपका सौर बैटरी आता है ना, यानी कि किसी किसी घर क्या होता है, देखना बहुत सारे लोगों के घर आजकल ये होता है कि जो लाइट होता है ना, तो उसको क्या करते हैं, आंगन वगैरह में रख देते हैं। जब सूर्य का प्रकाश आता है तो क्या होता है, वह जो आपका टार्च होता है ना, वह टार्च क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अपनी तरफ खींचता है और उसको किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और उस बिजली से क्या करते हैं, उस टार्च को जलाते हैं। तो किसी किसी घर क्या होता है, ऐसे सौर ऊर्जा वाला टार्च होता है, सूर्य के प्रकाश वाला टार्च, जो सौर ऊर्जा को मतलब सूर्य के प्रकाश को खींचकर किस में बदल देता है? बिजली में बदल देता है। और उस बिजली से वह टार्च जलने लगता है और इसका उपयोग हम रातों में कर सकते हैं। तो ऐसा गाँव में बहुत सारा होता है, क्योंकि गाँव में अक्सर क्या हो जाता है, बिजली चली जाती है। तो बिजली चले जाने पर क्या होता है, इसी को उपयोग करते हैं रात में। ठीक है, दिन भर क्या होता है, इसको हम सूर्य के प्रकाश में रख सकते हैं और रात में इसका उपयोग हम कर सकते हैं टार्च के रूप में। ठीक है, अब देखते हैं बायोडीजल। ठीक है, डीजल तो आप जानते हो, जिसको कहाँ उपयोग करते हैं? बड़े बड़े वाहनों में। मालवाहक मतलब जो भारी वाहन होते हैं, जो सामान ढुलाने का काम करता है ना, सामान लाने और ले जाने का काम करता है, उन जैसे भारी वाहनों में क्या उपयोग करते हैं? डीजल का उपयोग करते हैं। जैसे कि क्या हो गया आपका, ट्रैक्टर, ट्रक, मेटाडोर, टेम्पो, है ना, ये सब में क्या लगता है आपका? डीजल लगता है, डीजल का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपका बस हो गया है ना, तो बस में भी किसका उपयोग करते हैं? डीजल का उपयोग करते हैं। आपने बायोडीजल के बारे में सुना होगा, यह नवीनतम ऊर्जा स्रोत है। जो आपका बायोडीजल है कैसा है? नवीनतम ऊर्जा स्रोत है, जो तेज़ी से अपनाया जा रहा है। और इसको क्या कर रहे हैं जी? तेज़ी से उपयोग भी कर रहे हैं। यह रतन जोत नामक पौधे के बीजों से निकाला गया तेल होता है। और बायोडीजल क्या है? यह रतन जोत जो पौधा आता है उसके बीज से निकालकर बनाते हैं इस तेल को। ठीक है, इसे पेट्रोल तथा डीजल के साथ मिलाकर उपयोग किया जा सकता है। और इसको क्या करते हैं? पेट्रोल और डीजल के साथ मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश की अनुपयोगी पड़ी भूमि पर रतनजोत का पौधा रोपण कर बायोडीजल प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ बायोफिल प्राधिकरण का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ बायोडीजल का उपयोग करने वाला अग्रणी राज्य है। और छत्तीसगढ़ राज्य में क्या हो रहा है? रतनजोत पौधे से क्या कर रहे हैं? बायोडीजल बना रहे हैं। और उस बायोडीजल का उपयोग कहाँ करते हैं? वाहनों में डालकर उसको चलाने के लिए करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, बायोडीजल से भी मतलब रतनजोत पौधे से भी हम क्या बना सकते हैं? डीजल बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है। ठीक है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? तो चलिए पुस्तक में पढ़ते हैं, है ना। ऊर्जा का स्रोत यानी कि ऊर्जा कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, इसको यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो हम चले देखते हैं। तो देखिए ऊर्जा का स्रोत, ठीक है, हमने विभिन्न तरह के ऊर्जा स्रोतों के बारे में जाना है। क्या इन सभी ऊर्जा स्रोतों का एक मुख्य स्रोत हो सकता है? सोचिए, पौधा अपना भोजन कैसे बनाते हैं? नदियों में जल कहाँ से आता है? पवन के बहने का क्या कारण है ना। हम जानते हैं कि पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है। पौधा कैसा भोजन बनाता है? तो सूर्य के प्रकाश के कारण ही अपना भोजन बनाता है। अर्थात पौधों में ऊर्जा उत्पादन सूर्य की सहायता से होता है। मतलब पौधे कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं? सूर्य से प्राप्त करते हैं। ठीक है, रतनजोत पौधा से प्राप्त बायोडीजल भी इसी प्रक्रिया का परिणाम है। मतलब जो रतनजोत पौधा है वो भी कहाँ से अपना भोजन बनाता होगा? तो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता होगा। ठीक है, इसी तरह पृथ्वी पर स्थित जल सूर्य की उष्मा से वाष्पीकृत होकर बादल बनता है। और देखिए, जो आपका पृथ्वी पर जल होता है ना, पृथ्वी पर जल होता है, वो जल क्या होता है जी? वाष्प कैसे बनता है? सूर्य के प्रकाश में ही वाष्प बनता है और ऊपर की तरफ उड़ जाता है ना। मतलब जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है तो हमारा जो जल है, पृथ्वी पर जल है, वह जल वाष्प बनकर क्या हो जाता है? बादल बन जाता है। फिर बादल क्या होता है? बरसता है। तो क्या करता है? बारिश भी कराने का काम कौन करता है? सूर्य ही करता है। मतलब उसको वाष्प बनाता है सूर्य। और जब तक वाष्प नहीं बनेगा तब तक बादल नहीं बनेगा, और बादल नहीं बनेगा तो बारिश नहीं होगी। तो क्या करता है आपका सूर्य? जल को
वाष्प बनाने का काम करता है, ठीक है। तथा नदियों को जल प्राप्त होता है, और जब बारिश होती है तब नदियों को जल प्राप्त होता है, ठीक है, जिसे हम बांध बनाकर रोकते हैं, और इस बांध के पानी को हम क्या करते हैं, अपने लिए उपयोग करते हैं। इस बांध में एकत्रित जल का उपयोग विद्युत उत्पादन में करते हैं। मतलब बिजली भी कैसा बनता है, सूर्य से ही बनता है, मान के चलो, ठीक है। सूर्य भी सूर्य के कारण हमारा जो है बिजली बन पाता है। मतलब जल से बिजली बनाते हैं, तो जब तक सूर्य नहीं रहेगा तब तक हम जल से बिजली नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसी जल को क्या करता है, सूर्य ऊष्मा बना देता है, वाष्प बना देता है, और उस वाष्प से बादल बनता है, फिर उस बादल से बारिश होती है, ठीक है। आइए देखें कि पवन ऊर्जा सूर्य से किस तरह संबंधित है। मतलब पवन ऊर्जा और सूर्य में क्या संबंध है। सूर्य की ऊर्जा से पृथ्वी को सूर्य की ऊर्जा से पृथ्वी के जल का स्थल भाग है ना, जल तथा स्थल भाग, जो आपका पृथ्वी का जल वाला भाग है और स्थल वाला भाग है, असमान रूप से गर्म होते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हमारे पृथ्वी का जल वाला भाग हो गया या स्थल वाला भाग हो गया, वे भी क्या होता है, गर्म होता है। इस कारण वातावरण में कम गर्म और अधिक गर्म वायु के द्वारा संवहनी धाराएं उत्पन्न होती है। ये बड़ी तेजी से बहती है, जिन्हें पवन कहते हैं। मतलब पवन भी क्या होता है, गर्म और ठंडा हवा भी सूर्य के कारण ही होता है, ठीक है। इस तरह पवन ऊर्जा भी सूर्य से ही होता है, ठीक है। पेट्रोलियम द्रव जैसे कि कोयला, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के अवशेष है ना, जो आपका पेट्रोलियम है जिससे हम कुएं से खोद कर निकालते हैं, ये भी किसके बने हैं, तो ये बने हैं कोयला और पेड़ पौधे और जीवों के अवशेष हैं। तो ये पेड़ पौधे और जीवों के अवशेष कहाँ से बने, कैसे बढ़े होंगे, तो सूर्य की उपस्थिति में ये पेड़ पौधे अपना भोजन बनाए और धीरे धीरे बड़े हुए, है ना, और एक दिन क्या हो गए, पृथ्वी के नीचे दब गए और इनसे बना पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम भी कैसा बना जी, तो आपका पेट्रोलियम भी बना है सूर्य से ही बना है। अगर सूर्य नहीं होता तो आपका पौधा नहीं बढ़ता, जीव जंतु नहीं बढ़ते और वे छोटे ही रह जाते, है ना। तो इससे कम हमको पेट्रोलियम प्राप्त होता, ठीक है। जो कि सूर्य ऊर्जा का ही बदला हुआ रूप है। इस तरह अधिकांश ऊर्जाओं के संपन्न होने का कारण सूर्य माना जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि सूर्य ही हमारे लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। समाचार पत्रों, टीवी आदि में निम्न प्रकार की सावधानियां अपनाने की अपील की जाती है। तेल बचाएं, इसकी एक एक बूंद कीमती है, ठीक है। मतलब तेल को ही बचाना बहुत ज़रूरी है। वाहनों की नियमित जांच कराएं जिससे प्रदूषण कम हो। बिजली की बचत करें जिससे जल का उपयोग कम हो, है ना। प्रेशर कुकर का उपयोग करें जिससे खाना जल्दी बने, और वाष्प कम उपयोग हो, वाष्प ज़्यादा ना बने, ठीक है। वाहनों के पहियों में हवा का दबाव सही रखें। मतलब हवा का दबाव सही रखना चाहिए वाहनों में, नहीं तो इससे घटना हो सकता है, ठीक है। इस तरह की सावधानियां क्यों आवश्यक है, सोचें। घरों में प्रयुक्त उपकरण जैसे कि बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया आदि में ऊर्जा की क्या होती है, खपत होती है। क्योंकि किससे चलते हैं जी, बिजली से चलते हैं। बिजली से चलते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, ऊर्जा का उपयोग तो होता ही है, तो ऊर्जा की खपत इसमें होती है, तो इसका उपयोग हमको बिल्कुल कम करना चाहिए। सड़कों में प्रकाश व्यवस्था, परिवहन में, कृषि कार्यों तथा उद्योगों में विभिन्न रूपों में ऊर्जा की खपत बढ़ती जा रही है। और जब का परिवहन हो गया, ठीक है, कृषि कार्य हो गया, उद्योग हो गया, कारखाना हो गया, तो इन सब में क्या हो रहा है, दिन ब दिन ऊर्जा का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, ठीक है। विभिन्न ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए कम पड़ती जा रही है। अतः उपलब्ध ऊर्जा का संतुलित उपयोग करना आवश्यक है। क्योंकि दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ रही है, कारखाने बढ़ रहे हैं, कृषि कार्य बढ़ रहा है, तो इसलिए ऊर्जा का उपयोग भी बढ़ रहा है। तो हमको क्या करना होगा, ऊर्जा का उपयोग कम से कम करना होगा और उसको आने वाले भविष्य के लिए बचाना होगा, ताकि हमारे बाद जो लोग इस दुनिया में आएंगे वो भी अच्छे तरीके से जीवन जी सके, ठीक है। तो इस तरह से हमको ऊर्जा स्रोत का उपयोग कम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा को आप दूसरों के लिए बचाना है, ताकि हम भी अच्छे से रहें और दूसरे भी अच्छे से रहें, और इस तरह से हमारा पर्यावरण भी बहुत अच्छे से रहे और ऊर्जा का उपयोग कम हो और प्रदूषण भी कम हो। इस तरह से हम ऊर्जा का उपयोग कम करके इन सबको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे अध्याय 13, ठीक है। अध्याय 13 पढ़ेंगे हम। तो अध्याय 13 में दिया है खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन। मतलब आपको क्या पढ़ना है, आप खाद्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है। खाद हो गया, खाद कैसे बनाते हैं और उसका प्रबंधन कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको
जानना है। ठीक है।